नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का रात 8 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। पीएम मोदी को अमेरिका से जो व्हाइट हाउस दौरे का न्योता मिला है, उस पर अब सवाल खड़े हो गए हैं। इन सवालों के बीच ईरान और अमेरिका के बीच डील करीब बताई जा रही है, लेकिन सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत में कर्नाटक और तमिलनाडु की राजनीति में सत्ता और दल बदल का ड्रामा तेज है। वहीं चीन के नए प्रतिबंधों ने भारत के इंडस्ट्री सेक्टर में चिंता बढ़ा दी है। दूसरी तरफ सीबीएसई की कॉपी गड़बड़ी और उस पर राहुल गांधी के हमले ने शिक्षा सिस्टम को भी विवादों में ला दिया है। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देख लेते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरें। पीएम मोदी के अमेरिकी न्योते पर पूर्व राजनयिक ने नियमों पर उठाए सवाल। ईरान और अमेरिका समझौते के करीब, कई मुद्दों पर बनी सहमति का दावा। जैसलमेर डंपिंग यार्ड में 500 से ज्यादा मवेशियों के शव मिलने से हड़कंप। चीन के नए नियमों से भारत के ऑटो और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बड़ा असर। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के 3 विधायक इस्तीफा देकर टीवीके में हुए शामिल। पीएम मोदी को अमेरिका से मिले न्योते पर पूर्व राजनयिक ने सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया है। पूर्व डिप्लोमेट वीना सीकरी का कहना है कि ये इनविटेशन तय नियमों के मुताबिक नहीं है। दरअसल अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति ट्रंप का संदेश दिया था, लेकिन वीना सीकरी के मुताबिक इसके लिए कोई औपचारिक चिट्ठी या सीधा निमंत्रण नहीं मिला है। इसीलिए इस न्योते के असली स्टेटस को लेकर अभी सवाल कयास लगाए जा रहे हैं। वैसे अगले महीने G7 समिट के दौरान दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की भी खबरें सामने आ रही हैं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव के बीच अब समझौते की उम्मीद तेज हो गई है। बीबीसी फारसी की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने पुष्टि की है कि दोनों देशों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि इसका मतलब ये नहीं है कि समझौते पर तुरंत हस्ताक्षर होने वाले हैं। ईरानी मीडिया में रविवार को दावा किया गया था कि अब दोनों देशों के बीच सिर्फ 1-2 मुद्दों पर मतभेद बाकी हैं, लेकिन इस्माइल बकाई ने बातचीत में देरी के लिए अमेरिकी अधिकारियों के विरोधाभासी बयानों और अमेरिका के पुराने हमलों के इतिहास को जिम्मेदार ठहराया। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दिल्ली में कहा कि ईरान और अमेरिका सोमवार को युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते तक पहुंच सकते हैं। तमिलनाडु में सोमवार को एआईएडीएमके के 3 विधायकों ने विधानसभा से इस्तीफा दे दिया और तुरंत बाद सीएम विजय की पार्टी टीवीके में शामिल हो गए। इन तीनों विधायकों ने पहले विधानसभा स्पीकर जेसीडी प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। इसके बाद भी सचिवालय में टीवीके के महासचिव और मंत्री आधव अर्जुन से मिले और औपचारिक रूप से पार्टी में शामिल हो गए। जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया है उनमें मधुरंतकम से के कुमारवेल, धारापुरम से पी साथियाबामा और पेरुंदरई से एस जयकुमार शामिल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी एआईएडीएमके के एसपी वेलुमणि गुट से जुड़े हुए थे, जो पार्टी के भीतर एक बागी गुट माना जाता है। ये तीनों विधायक उन 25 विधायकों में भी शामिल थे जिन्होंने 13 मई को फ्लोर टेस्ट के दौरान पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर टीवीके सरकार का समर्थन किया था। इस घटनाक्रम के बाद एआईएडीएमके की विधानसभा में संख्या घटकर 44 रह गई है। इस पूरे मामले पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप भी तेज हो गए हैं। एआईएडीएमके सांसद इनबादुरई ने इसे हॉर्स ट्रेडिंग बताते हुए टीवीके पर सोची समझी साजिश का आरोप लगाया है। जैसलमेर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रामगढ़ रोड स्थित नगर परिषद के डंपिंग यार्ड में 500 से ज्यादा मवेशियों के शव खुले में पड़े मिले। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में भारी आक्रोश फैल गया और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी। नगर परिषद आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा ने मामले को गंभीर मानते हुए टीमों को मौके पर भेजा। इसके बाद जेसीबी मशीनों की मदद से गड्ढे खोदकर शवों को सम्मानपूर्वक दफनाने की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों के मुताबिक ये कदम इलाके में फैल रही बदबू और संक्रमण के खतरे को देखते हुए उठाया गया। प्रशासन ने लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठेकेदार को अनुबंध भी रद्द कर दिया है और कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही जिला कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। कर्नाटक कांग्रेस के अंदर मुख्यमंत्री पद को लेकर जो खींचतान चल रही थी, अब वो अपने आखिरी और सबसे अहम मोड़ पर पहुंचती दिख रही है। पार्टी की हाईकमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के बीच हुई हालिया अहम बैठक के बाद अब संकेत मिल रहे हैं कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर पार्टी बड़ा फैसला ले सकती है। इसी फैसले पर पूरे राज्य की राजनीतिक नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये सिर्फ कैबिनेट या पदों का मामला नहीं बल्कि पूरी सरकार की दिशा तय करने वाला फैसला माना जा रहा है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने खुद दिल्ली दौरे की पुष्टि की है, लेकिन उन्होंने साफ कहा कि ये उनके बिना बताए किया गया है कि बैठक का असली एजेंडा क्या है। उन्होंने कहा कि उन्हें केवल बुलावा आया है और सुबह 11 बजे बैठक तय है। वहीं उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने भी अपने रुख को थोड़ा सस्पेंस में रखते हुए कहा कि अगर उन्हें बुलाया गया तो वो बैठक में शामिल होंगे। उनके इस बयान ने राजनीतिक हलचल और बढ़ा दी है, क्योंकि पिछले काफी समय से उनके समर्थक लगातार ये दावा करते रहे हैं कि उन्हें जल्द ही मुख्यमंत्री पद मिल सकता है, लेकिन अब तक ऐसा कोई बदलाव नहीं हुआ है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। चीन की चाल से भारत के मैन्युफैक्चरिंग ऑटो सेक्टर में खलबली।
रिपोर्ट में दावा, गलवान घाटी पर आधारित फिल्मों को मंजूरी नहीं। CBSE 12वीं की उत्तर पुस्तिका में गड़बड़ी, छात्र का आरोप। बीजेडी को बड़ा झटका, देवाशीष सामंतराय ने दिया इस्तीफा। चीन द्वारा मशीनों और कंपोनेंट्स के निर्यात पर नए प्रतिबंध लगाने से भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की विस्तार योजनाएं खतरे में पड़ गई हैं। दरअसल कोविड महामारी के बाद से भारत खुद को दुनिया के नए कारखाने के रूप में पेश कर रहा था। इसी का नतीजा था कि साल 2015 में होने वाला हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात $8.6 बिलियन से बढ़कर साल 2025 में रिकॉर्ड $47 बिलियन पर पहुंच गया। इस साल के अंत तक सरकार इसके $120 बिलियन तक पहुंचने की बड़ी उम्मीद भी जता रही है। लेकिन ठीक इसी समय चीन ने उन सप्लाई चेन्स पर अपना शिकंजा और कस लिया है जिनके दम पर भारत की ये फैक्ट्रियां चलती हैं। चीन की सरकार ने 2 नए डिक्री यानी सरकारी आदेश 834 और 835 लागू करके मशीनों और कंपोनेंट्स के निर्यात पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए हैं। भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों ने चेतावनी दे दी है कि इस कदम से भारत की कंपनियों के विस्तार प्लान अटक सकते हैं और नया निवेश भी रुक सकता है। ऑटो सेक्टर के विशेषज्ञों का कहना है कि आज एक आधुनिक कार को बनाने में करीब 3000 चिप्स और हाई वैल्यू इलेक्ट्रॉनिक्स लगते हैं, जिसमें से 26% सामान अकेले चीन से आता है। इस संकट से निपटने के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए सेक्टर के हिसाब से नए प्लान बना रही है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि असेंबली आधारित ग्रोथ को छोड़कर भारत को जब तक अपनी खुद की मजबूत कंपोनेंट इकोसिस्टम बनाने में कामयाबी नहीं मिलती, तब तक चीन का ये नया नियम भारतीय फैक्ट्रियों के लिए एक बड़ा ढांचागत खतरा बना रहेगा। चीन उधर चाल पर चाल चले जा रहा है, लेकिन भारत में 2020 के गलवान घाटी के संघर्ष पर किसी भी फिल्म के एक सीन तक को मंजूरी नहीं मिल रही। सलमान खान की मातृभूमि पहले ही लंबे समय से अटकी हुई है। अब खबर है कि निर्माता हिमालय दासानी की फिल्म द लायन ऑफ गलवान भी ठंडे बस्ते में चली गई है। ये फिल्म गलवान संघर्ष में शहीद हुए वीर चक्र विजेता सिपाही गुरतेज सिंह की कहानी पर आधारित थी। हिमालय दासानी ने कहा है कि उन्हें साफ निर्देश मिले हैं कि फिल्म में चीन को निशाना बनाने जैसा कंटेंट होना ही नहीं चाहिए। उनका कहना है कि अगर असली वजह और संघर्ष को सही तरीके से दिखा ही नहीं सकते तो फिर ऐसी फिल्म बनाने का मतलब क्या रह जाएगा। वहीं सलमान की मातृभूमि भी लंबे समय से विवादों में है। पहले इस फिल्म का नाम बैटल ऑफ गलवान था, लेकिन बाद में इसे बदल दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म की स्क्रिप्ट में कई बदलाव किए जा रहे हैं और चीन का सीधा जिक्र हटाने की कोशिश हो रही है। बताया जा रहा है कि फिल्म को सेंसर बोर्ड के साथ साथ रक्षा मंत्रालय और सेना से भी मंजूरी लेनी होगी। इसी बीच रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान की फिल्म के कुछ हिस्सों की दोबारा शूटिंग भी हो रही है। हालांकि इस पूरे विवाद पर सरकार की तरफ से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। एक CBSE कक्षा 12वीं के छात्र ने बोर्ड की रीवैल्यूएशन और वेरिफिकेशन प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए। छात्र का दावा है कि उसे जो फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका मिली है वो उसकी है ही नहीं। ये मामला तब सामने आया जब CBSE ने 2026 के लिए 12वीं कक्षा की कॉपी जांच और रीवैल्यूएशन प्रक्रिया शुरू की और छात्रों को उनकी आंसर शीट की कॉपी उपलब्ध कराई गई। छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए दावा किया कि उसकी फिजिक्स की कॉपी में लिखावट, उत्तर और पैटर्न उसके द्वारा लिखे गए पेपर से बिल्कुल अलग है। उसने कहा कि उसके परिवार और शिक्षकों ने भी इस अंतर को तुरंत पहचान लिया। छात्र ने यह भी कहा कि उसकी अंग्रेजी और कंप्यूटर साइंस की कॉपियां उसके लिखावट से मेल खाती हैं, लेकिन फिजिक्स की कॉपी किसी और छात्र की लगती है। छात्र का आरोप है कि ये सिर्फ सामान्य स्कैनिंग गलती नहीं, बल्कि OSM सिस्टम में गंभीर तकनीकी गड़बड़ी या उत्तर पुस्तिका की गलत टैगिंग का मामला हो सकता है। उसने CBSE से मूल उत्तर पुस्तिका की जांच, स्कैनिंग प्रक्रिया और ऑडिट के पूरे मामले की जांच की मांग की है। इस पोस्ट के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। CBSE की कॉपी चेकिंग में गड़बड़ी के मुद्दे पर राहुल गांधी ने PM मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निशाने पर लिया। राहुल ने X पर लिखा कि मोदी प्रधान की जोड़ी ने एक और संस्था को धांधली का प्रतीक बना दिया। दशकों में पहली बार CBSE बोर्ड परीक्षा पर इतने गंभीर सवाल उठे हैं। 18.5 लाख बच्चों ने परीक्षा दी और एक हफ्ते से OSM, गलत मार्किंग और जांच की गड़बड़ी की शिकायतें अनसुनी पड़ी हुई हैं और शिक्षा मंत्री अपनी कुर्सी से चिपके हुए हैं। राहुल ने कहा कि एक 17 साल का बच्चा जिसकी कॉपी गलत जांची गई, न्याय की उम्मीद में सोशल मीडिया पर आया, मगर उसे मदद नहीं गालियां मिली। बीजेपी के IT सेल ने उसे एंटी नेशनल कहा, सोरोस का एजेंट कहा, डीप स्टेट का हिस्सा कहा। एक 17 साल का बच्चा अपने भविष्य के लिए आवाज उठाता है और ये बीजेपी उसे देशद्रोही बना देती है। राहुल का कहना है कि सच ये है कि मोदी सरकार युवाओं और जेनजी से डरती है, क्योंकि वो अब सवाल पूछ रहे हैं और जो सवाल पूछे उसे ये सरकार बदनाम करती है, डराती है, कुचल देती है। पर सुन लीजिए मोदी जी, यही युवा, यही जेनजी आपका अहंकार तोड़ेंगे। ओडिशा में बीजू जनता दल के राज्यसभा सदस्य देवाशीष सामंतराय ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता भी छोड़ दी है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा सभापति CP राधाकृष्णन से मिलकर अपना इस्तीफा सौंपा।
इस फैसले के बाद राज्यसभा में बीजेडी के सांसदों की संख्या घटकर अब सिर्फ 5 रह गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देबाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया है कि पिछले 1 साल से पार्टी में उनकी लगातार अनदेखी हो रही थी और उन्हें ऐसा महसूस होने लगा कि पार्टी को अब उनकी जरूरत नहीं है। इस्तीफा देने के बाद देबाशीष ने संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस दिशा में बातचीत चल रही है और एक राष्ट्रीय पार्टी में काम करने का बेहतर अवसर मिल जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की हर खबर के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.